आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एएलपी का है, स्टेज 2 का, जो कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था उसका। इसमें जितने शिफ्टों में पेपर हुआ है उसमें क्वांट के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को देख के उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लेके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 20 दिया है। कह रहा है कि यदि दो संख्याएं 16 और 24 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, मैं बता चुका हूँ कि औसत क्या होता है। कि औसत करने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप सभी संख्याओं को बराबर बराबर बांट दीजिए। जैसे अगर तीनों संख्याओं का औसत अगर 20 है तो वो तीनों को 20-20 अगर हम बांट देते हैं तो 16 को 20 अगर हम देंगे तो 4 कम है इसके पास। लेकिन अगर बगल में 24 को देखें तो 24 को 20 से 4 अधिक मिला है। यानी कि इसको जो 4 अधिक मिला है वो अगर अपना 4 इस 16 को दे दे तो इस 16 को भी 20 मिल जाएगा और 24 को भी 20 मिल जाएगा। यानी यहाँ पे तो 20-20 बैलेंस हो गया है। यानी तीसरा जो संख्या आएगी वो अपने साथ 20 लेके आएगी, तभी इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, 20 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औसत के ज़्यादातर क्वेश्चन आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप उस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो देखिए, औसत आपको 20 दिया है, पदों का योग हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर s मानते हैं पदों के योग को, तो संख्या क्या दी है, 3 है, तो यहाँ से पदों का योग यानी s का मान कितना आ जाएगा, 20-60 आ जाएगा। दो संख्याएं आपको दी हैं, पहला दिया है 16 और दूसरा दिया है 24। इन दोनों का योग निकालेंगे तो 40 होगा। तो दो यहाँ से दोनों संख्याओं का योग 40 निकल के आ गया। तीनों संख्याओं का योग 60 दिया है, तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो 60 में से 40 घटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि एक बेसिक तरीका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए न्यून कोण है और पी टेन ए बराबर एन सेक ए दिया है, तो पूछ रहा है आपसे पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एन का मान कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी ऑप्शन दिए हैं इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं गलती जरूर है, क्योंकि दूसरा वाला भी ऑप्शन का मान दिया है कॉस ए इंटू कॉट ए, और चौथे वाले ऑप्शन का भी मान सेम दिया है। तो अगर इत्तेफाक से अगर ये आंसर आएगा तो दोनों तो सेम है, तो इन दोनों में से किसको आप आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि गलत है। बाकी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से p इंटू टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि टेन ए बराबर होता है साइन बटा कॉस होता है। और सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो वो निकल के आ जाएगी एन डिवाइडेड बाई पी निकल के आ जाएगी। आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3+5 डिवाइडेड बाई 8 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3/8 और +5/8 लिख सकते हैं। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको इसी तरीके से लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एन हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी एन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p बटा n हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा n बटा p हो जाएगा। n बटा p का मान साइन a दिया है, बस रख दीजिए। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/साइन a हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस साइन a हो जाएगा। और बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और ऊपर कॉस बच जाएगा, यानी कि कॉट ए इंटू कॉस ए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 दोनों में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉस ए। यानी ये क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शन गलत दिए हैं। जो भी आंसर की आई है उसमें करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 2019 में अमित की जो आय है वो 27,000 थी। उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 2021 में उसकी आय कितनी हो जाएगी? तो देखिए 19 से 21 तक जाने में 2 साल लगेंगे, तो 10% की वृद्धि हो रही है। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो हमेशा ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत कम समय में आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमें वहां पे ये नहीं दिखाना है कि हम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमें सिर्फ आंसर तक पहुंचना है, चाहे किसी भी तरीके से हम आंसर तक पहुंचे। तो देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 27,000 से जो भी वैल्यू होगी वो अधिक होगी। तो ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन आपको 27,000 दिया, तो ये तो होगा नहीं। देखिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, 10% की वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, 27,000 का 10% हो जाएगा 2,700 हो जाएगा। और 2,700 अगर 27,000 में अगर जोड़ देंगे तो 27 दो 29,700 हो जाएगा। तो 29,700 तो एक बार 10% की वृद्धि पे हो रहा है, लेकिन 2 बार 10% की वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि चौथा वाला अभी ऑप्शन नहीं होगा। यानी अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए। ये आप सोचेंगे तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, तो पहले 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरी बार भी 10% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए पहली बार जब वृद्धि हो रही है तो अभी हमने निकाला है कि 29,700 आया 10% की वृद्धि के बाद। तो अगर इस 29,700 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2,970 रुपया हो जाएगा। और इसमें अगर हम जोड़ दें तो 0 7 9 7 16 को 6 हो जाएगा, और 29 दो कितना हो जाएगा 31, और एक कैरी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी 32,670 रुपये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 5/9 उस संख्या के 1/2 से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो उसमें जब हम संख्या मानते हैं तो हमेशा संख्या 9 यानी जो नीचे वाली जो संख्या है जैसे 9 और 2 है, इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या मानते हैं। तो 9 और 2 से विभाजित होने वाली संख्या, इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 9 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18। तो मैं मान लेता हूं कि वो संख्या क्या है 18, ये हमने माना है। तो कह रहा है कि संख्या का 5/9, तो 18 का 5/9 अगर हम निकालेंगे तो 9 दूना के 18 यानी कि 5 दूना के 10 हो जाएगा, इसका 5/9। कह रहा है कि उस संख्या के 1/2 यानी कि इसका आधा, तो 18 का आधा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें तो कितना आ जाएगा 1, लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है कि 6 अधिक है, यानी कि इस 1 की वैल्यू कितनी दी है आपको, क्वेश्चन में 6 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या, तो जब 1 की वैल्यू 6 है और हमने संख्या माना कितना है 18 माना है, तो इस 18 का मान भी 18 ना होके कितना होना चाहिए, 18 में 6 का गुणा कर देंगे। तो 18 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18 6 का 108, यानी 108 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ₹3,520 मूल्य की 1 दर्जन जोड़ी जीन्स 35% की छूट पर उपलब्ध है। 572 में कितनी जोड़ी जीन्स खरीदी जा सकती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए 3,520 रुपया है, लेकिन 35% छूट, तो 35% छूट देने के बाद से बचेगा कितना, तो 35% की छूट देने के बाद से 65% बचेगा। और इस 65% को अगर हम वैल्यू में बदलेंगे तो 65/100 हो जाएगा, यानी इतना रुपया में उसको मिल सकता है। और उसके पास पैसे कितने हैं, तो 572 रुपये हैं। तो कितनी मिलेगी, तो बस क्या करेंगे हम 572 से भाग दे देंगे। तो 572 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 13 से कट कर देते हैं तो 13 पचे 65, 13 चौको 52, 5 2 13 चौको 52 हो जाएगा। 3 2 5 5 यानी 11 से कट जाएगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, 11 33, 2 22, 11 दूना के 22 यानी 320 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 4 बटे 32 यानी कि 80 हो जाएगा। 0 से 0 ये कट जाएगा। 5 से कट करेंगे तो ये 2 बार जाएगा। 2 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी इसका मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1 दर्जन जोड़ी जीन्स जो है वो इतने छूट पे उपलब्ध है, यानी कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं 12, तो 12 के हिसाब से उसको 4 मिल रहा है, तो कितनी जोड़ी मिलेगा, तो 12 में क्या करेंगे हम 4 से भाग करेंगे, यानी कि कितनी जोड़ी मिल जाएगा उसको 3 जोड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है 2 में दिया हुआ है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या और नर्सों की संख्या के बीच जो अनुपात है वो 1:3 था। अस्पताल में 12 डॉक्टर के शामिल होने और 24 नर्सों के अस्पताल छोड़े जाने से उनके बीच जो अनुपात है वो हो जाता है 3:4। तो कह रहा है कि अगर अस्पताल में के और अधिक नर्सों ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद जो अनुपात है वो 1:1 हो जाता है। तो जो के है उस के की वैल्यू आपको बताना है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर हो गया और ये नर्स हो गया, इनके बीच जो अनुपात है स्टार्टिंग में वो कितना दिया है, तो वो 1:3 ही दिया है। अब कह रहा है कि 12 नए डॉक्टर आ रहे हैं, तो प्लस में 12 और 24 जो नर्स हैं वो छोड़ के चली जा रही हैं, यानी कि माइनस में 24। तो अनुपात कितना हो जा रहा है, तो ये अनुपात हो जा रहा है 3:4 हो जा रहा है। अब कह रहा है कि के और नर्स छोड़ के अगर चली जाती हैं तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो 1:1 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे नर्स छोड़ के जा रही हैं, डॉक्टर की संख्या में यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो 3 अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3:3 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका ये होता है कि आप इसका इसमें पहले गुणा करें, फिर इसका इसमें गुणा करें, और जो इनके बीच अंतर है उसको लिखें, फिर इसका इसमें गुणा करें, माइनस इसका इसमें गुणा करें, उस वाली वैल्यू के बराबर कर दें। इस तरह के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, और 3 में 3 का गुणा करेंगे 9। तो 9 में से 4 अगर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इस 5, यानी 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और 24 3 72 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 48 प्लस 72 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 को 0, 7 4 11 12, यानी 120 आ जाएगा। यानी इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो जब 5 की वैल्यू 120 हो जाएगी तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 दूना के 10, 2 20, 5 चौको 20, यानी कि 24 हो जाएगी 1 की वैल्यू। जैसे ही 1 की वैल्यू 24 निकल के आ गई, यानी कि अगर हम डॉक्टर की संख्या यानी कि जो 1 दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसमें 12 लोग जब शामिल हो जा रहे हैं तो ये 3 के बराबर हो जा रहा है। तो 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो यहाँ से जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, यानी इसी 1 का मान के बराबर है और इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के। तो इस के का मान कितना हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। आप अगर इसको इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसी पे रख के आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, तो भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 परिणामों का औसत जो है वो 51 है, उनमें से 4 परिणामों का जो औसत है वो 50 है, तो 5वां परिणाम जो है वो पूछ रहा है आपसे। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन, अभी पहला जो क्वेश्चन था वो इसी तरह का था और उसी तरीके से मैं इसको कराऊंगा। तो देखिए 5 परिणामों का जो औसत है वो 51 है, तो सबको 51 51 में दे देता हूँ। लेकिन जो 4 हैं उनका औसत 50 है, यानी कि 4 पे 1 की कमी हो रही है। तो यानी कि अगर 1 की कमी 4 लोगों पे हो रही है तो टोटल 4 की कमी हो जाएगी, यानी कि जो 5वां होगा वो 51 तो लेके आएगा ही आएगा, लेकिन 4 और उसको अधिक लेके आना पड़ेगा। तो जैसे ही 4 अधिक लेके आएगा तो 51 में 4 अगर जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, यानी कि 5वां जो परिणाम होगा वो कितना हो जाएगा, 55, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 50:x समानुपाते x अनुपात 32 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो कह रहा है कि x का मान कितना होगा। तो बस कर दीजिए, तो यहाँ से x² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 50 गुणे किसके हो जाएगी, 32 के बराबर हो जाएगी। तो इस 50 को मैं लिख सकता हूँ 25 गुणे 2 लिख सकता हूँ, और इस 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 16 लिख सकता हूँ, और ये x² के बराबर है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 गुणे 2 यानी 4 का रूट 2 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, 10 में 4 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा,
40 हो जाएगा। क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है इसलिए पॉजिटिव में ले रहे हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा 40, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पर 58,550 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद जसप्रीत को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये आपको बतानी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए धनराशि है वो कितनी है, तो 58,550 रुपये की धनराशि है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, 2 वर्ष का है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो बस क्या करेंगे, ये हो जाएगा 20% यानी 1/5 हो जाएगा, यानी पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए भी 1/5 हो जाएगा। 1/5 इसका निकालेंगे तो भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 3 35, 5 7 35, 5 एकम में 5 1, यानी 11,710 रुपये क्या हो जाएगा, पहले और दूसरे साल ब्याज मिलेगा। अब जो पहले साल 11,710 रुपये का जो ब्याज मिला है वो दूसरे वर्ष किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा, यानी इस पे भी 1/5 लगेगा। तो इसका 1/5 निकालेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 1 17 हो जाएगा, 5 तें 15, 2 21 हो जाएगा, 5 चौको 20, 1 10, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो धनराशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 58,550 जो रुपया है उसमें ये और ये इन तीनों को जोड़ने के बाद से जो आंसर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा ऑप्शन को एक नज़र देख लेते हैं। तो देखिए अगर इन सब को जोड़ेंगे तो इसके भी लास्ट में 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, सिर्फ इसके लास्ट में 2 है, यानी कि आंसर जो भी होगा उसके लास्ट में 2 आना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो आंसर में लास्ट में 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहुभुज का जो क्षेत्रफल है वो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यदि केंद्र से बहुभुज की भुजा तक की लंबवत दूरी दिया है कि 7 सेंटीमीटर है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं एक बहुभुज की जो अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, और जो टोटल क्षेत्रफल है अगर उसमें भाग दे देता हूँ तो हमें क्या निकल जाएगा, बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, आधार आपको दिया है कि 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई लंबवत ऊंचाई आपको दिया है 7, तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, तो 2 चौको 8 यानी कि 4 × 7 क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और जो टोटल क्षेत्रफल आपको दिया है बहुभुज का वो कितना दिया है, 112। इस 112 में क्या करेंगे हम, 4 × 7 से भाग कर देंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ साइड निकल के आ जाएंगी। अगर साइड को ए अगर करेंगे तो इस ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 से कट करेंगे तो 4 दूना के 8, 3 32 और 4 बटे 32, 7 से कट करेंगे तो 7 चौक 28, यानी कि बहुभुज के भुजाओं की जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 7 + √5 और y बराबर 7 - √5 है, तो पूछ रहा है कि x² + y² का मान कितना होगा। तो डायरेक्ट पहले क्या निकाल लेता हूँ मैं, x² निकाल देता हूँ। तो x² का मान कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 × 7 × करनी में 5 हो जाएगा। इसी तरह y² अगर हम निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 49 + 5 और माइनस बस ये हो जाएगा 2 × 7 करनी में 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, तो ये प्लस माइनस से कट जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 49 दूना के 98 होता है, 98 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 108 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का जो क्षेत्रफल है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर और 19 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि घनाभ का आयतन कितना होगा। तो देखिए आसन्न फलकों का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका घनाभ है, तो देखिए ये वाला जो एक फलक है, ये वाला जो एक फलक है और ये वाला जो एक फलक है, इन तीनों का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे इसका आयतन पूछ रहा है। तो देखिए अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो ये आयताकार, तीनों जो फलक होंगे वो आयताकार होंगे, तो यहाँ से इन तीनों फलकों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, L × B हो जाएगा, B × H हो जाएगा
और क्या हो जाएगा L इंटू एच हो जाएगा। ये तीनों फलकों का क्षेत्रफल निकल के आया जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे आयतन पूछ रहा है तो हमें पता है घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इस वैल्यू जो दिया है तो उसमें अगर हम तीनों में अगर आपस में इन तीनों का गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इनका भी आपस में गुणा कर देंगे तो 216 गुणे 114 और गुणे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि एल बी एच की, यानी दोनों साइड का हम रूट ले लेंगे तो यहाँ से एल बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका रूट हम ले लेते हैं। तो 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 216 को लिख सकता हूँ 36 गुणे 6 लिख सकता हूँ। और 114 को क्या लिख सकता हूँ 19 6 का 114 यानी कि 19 गुणे 6 लिख सकता हूँ इंटू 19। अब इन सब का हम वर्गमूल ले लेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 इंटू 6 इसमें से एक 6 बाहर निकल जाएगा और 19 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से एल बी एच का जो मान है वो हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सारे ऑप्शन जो हैं यूनिट डिजिट जो है वो सब में अलग अलग है, यानी कि हम निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट से इसका आंसर। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 यानी 6 लास्ट में आ जाएगा और 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 54, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 4 होना चाहिए। और अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो लास्ट में 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो 684 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 5 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद कार्य करना छोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो पहले स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो 6 मेल या बोल रहा है कि 5 फीमेल कितने दिन में कर रही हैं, तो ये 7 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेल और फीमेल की जो इफ़िशियंसी का है वो रेशियो हम निकाल देंगे। तो यहाँ से मेल और फीमेल की इफ़िशियंसी का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा, तो 5/6, यानी कि अगर मेल की इफ़िशियंसी यहाँ से निकल के आ गई 5 यूनिट और फीमेल की 6 यूनिट। आगे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है कि 6 पुरुष 7 दिन में कार्य कर लेते हैं और 6 पुरुष 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो काम बचा कितना, तो 6 पुरुष के 2 दिन का काम बच गया है, क्योंकि 7 दिन टोटल दिन लग रहे हैं पूरा काम करने में, 5 दिन कर रहे हैं तो 6 पुरुष के 2 दिन का काम बचा है। और पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, तो 5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका टोटल कार्य बचा हुआ है, इसको कराना किससे है, तो 5 दिन में कराना है और फीमेल से कराना है। तो 5 दिन में कराना है, फीमेल की इफिशियंसी 6 है और कह रहा है कितने दिन लगेंगे, यानी कि नंबर ऑफ डेज अगर हम डी मानते हैं तो इस डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6, यानी कि नंबर ऑफ डेज यानी कि लगने वाले दिनों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यश और उसके पिता की आयु का जो योग है वो 90 वर्ष है। जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तब उसकी जो आयु है उस अपने पुत्र सूरज की वर्तमान आयु की 5 गुनी होगी। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, जब यश की जो आयु है उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी तब सूरज की जो आयु है वो यश की वर्तमान आयु से 12 वर्ष अधिक होगी। तो आपसे पूछ रहा है कि सूरज की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है। इसको करने का जो बेसिक तरीका ये है कि आप x माने उसके बाद से सॉल्व करें, यानी रेखीय समीकरण बनाएं, उसके बाद से आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। नो डाउट कि ये एक अच्छा तरीका है, पर आप एग्ज़ाम में इस तरीके से करेंगे तो आपका ज़्यादा समय लग जाएगा। इसको करने का सबसे जो बेहतर तरीका ये है कि आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे जो इसमें 3 कंडीशन दी है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो पहली कंडीशन दी है कि यश और उसके पिता यानी कि फादर, इनकी जो आयु का योग है वो 90 दिया है, पहली कंडीशन ये दी है। दूसरी कंडीशन ये दिया है कि जब यश की जो आय है उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि यश की जो आय है उसके पिता की आयु यानी एफ के बराबर हो जा रही है। तो उस कंडीशन में जो उसका बेटा सूरज है उनकी जो आय का अनुपात है वो अनुपात हो जा रहा है 5 गुनी, यानी कि 5:1 हो जा रहा है। और तीसरी कंडीशन दी है कि जब यश की जो आय है उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर हो जाती है तब कह रहा है कि सूरज की जो आय है वो यश की आय से 12 वर्ष अधिक हो जाती है। तो मैं पीछे से शुरू करूंगा, ठीक।
अगर पहले वाले ऑप्शन से चेक करता हूँ तो सूरज की वर्तमान अगर मैं 12 मानता हूँ तो यानी कि एस का मान 12 हो जाएगा। तो यहाँ से उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। यानी उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। और जैसे ही उसके पिता की आयु 60 हो जाएगी तो यश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो इस 90 में से 60 घटा देंगे तो 30 हो जाएगी। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में कह रहा है जब यश की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु के बराबर होगी। यानी कि एस की आयु 30 है और उसके पिता की वर्तमान आयु जो कि 60 है उसके बराबर होगी, यानी कि 30 साल बाद बराबर होगी। तो 30 साल बाद जो कि सूरज है उसकी आयु वर्तमान 12 है, तो 30 साल बाद कितनी होगी, तो 30 10 40 और 2 42 हो जाएगी। तो कह रहा है कि जो 42 है वो क्या कह रहा है कि यश की आयु से 12 अधिक है। तो दिख रहा है यहाँ पे कि 30 से 12 अधिक यानी कि 42 आ रहा है। यानी कि इस पूरी कंडीशन को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 12 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप और भी ऑप्शन को चेक कर सकते हैं, संतुष्टि के लिए मैं चेक करके बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं 18 वर्ष मानता हूँ तो 1 का मान 18 हो जाएगा, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और जैसे ही 90 हो जाएगा तो यानी कि जो यश की है उस वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 0 वर्ष हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो 18 वर्ष तो होगा नहीं। तो इस तरीके से बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 46 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कार्डबोर्ड शीट से 3 मीटर 2 मीटर और 1 मीटर त्रिज्या की 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती है। यदि कार्डबोर्ड शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आयताकार जो कार्डबोर्ड है उसका हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 46 में 8 का गुणा करेंगे तो आयताकार कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब इसमें से हम काट के अलग क्या कर रहे हैं, तो 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर त्रिज्या के 3 वृत्ताकार प्लेट काट के अलग कर रहे हैं। तो कर लेते हैं। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे क्योंकि तीनों में आएगा। आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो बचेगा उतना क्षेत्रफल बचा होगा। तो 46 में 8 का गुणा कर देंगे माइनस पाई की वैल्यू क्या रखना है, आपको क्वेश्चन में दिया है 22/7 रखना है। 9 4 13 1 14 हो जाएगा इनको जोड़ने के बाद। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 दूना के 14 2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में हमें दिख रहा है कि 4 कॉमन है, तो दोनों में से कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 46 इंटू 2 बचेगा। 46 दूना के 92 होता है, तो 92 और माइनस इसमें से 4 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बच जाएगा। तो 92 माइनस 11 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 गुणे 92 में से 11 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा। ये बराबर किसके आ रहा है, तो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यहाँ से ए की वैल्यू यानी साइड की वैल्यू निकालेंगे तो 4 का रूट लेंगे तो 2, 81 का रूट लेंगे तो 9 और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 18 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 976 गुणे 265 प्लस 976 गुणे 735 को सरल कीजिए। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन दिया है तो आप डायरेक्ट उसको गुणा नहीं करने बैठ जाएंगे। आप क्या करेंगे कि आप देखें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो 976 पहले वाले भी टर्म्स में है और दूसरे वाले में भी है। तो 976 क्या करेंगे, हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 265 बच जाएगा और प्लस दूसरी साइड क्या बच जाएगा, तो दूसरी साइड बच जाएगा 735 बच जाएगा। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 976 है और इन दोनों जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 65 में 35 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 900 और प्लस 100 यानी कि 1000 हो जाएगा। 1000 से गुणा करने का मतलब 3 जीरो इसके आगे बस लग जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x³ + y³ बराबर 16 है और x + y की वैल्यू 4 है तो x y का मान ज्ञात करिए। देखिए इसको करने का जो बेसिक तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, हमें पता है कि x + y का होल क्यूब ये बराबर होता है x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में क्या होता है x + y के बराबर होता है। आप यहाँ से वैल्यू आप रख के निकाल सकते हैं। x y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है
एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 दिया तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितना दिया, 16 दिया है। तो 16 64 में से अगर 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 5 में से एक जाएगा 4 यानी 48 हो जाएगा। और x प्लस वाई की वैल्यू आपको 4 दिया है तो इस 4 से भाग कर देंगे 48 में, तो कितना हो जाएगा, 12 चौंग 48 यानी 12 हो जाएगा। और इस 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 3 इंटू एक्स वाई के बराबर हो जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है तो 3 से भाग कर देंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 3 चौक 12 यानी 4 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये तो बेसिक तरीका था, पर आप एक और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, हिट एंड ट्रायल से। हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू 4 दिया है, तो अगर x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 2 रखें, तो दोनों का योग करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 2 का क्यूब हम पता है 8 होता है, और यहाँ पे y की जगह पे भी 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 होगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू भी 2 होगी और y की वैल्यू भी 2 होगी। और x और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4। तो इस तरीके से भी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका आंसर सही आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्लम्बर x और y को उनके नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन कुल 770 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि x को y को भुगतान की गई राशि का 140% भुगतान किया जाता है, यानी अगर y को भुगतान की गई राशि अगर मान लेता हूं मैं 100 है, तो x को कितना हो जाएगा, इसका 140% यानी कि कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट कर लेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। यानी यहाँ से x और y का जो रेशियो निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 7:5 निकल के आ जाएगा। आपसे आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि y को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जा रहा है, ये आपको बताना है दशमलव के 2 स्थान तक। देखिए अगर x और y की वैल्यू एग्जैक्ट जो वैल्यू है, अगर मैं यही मान लेता हूँ कि x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 5 है, तो x प्लस वाई को कितना मिलेगा, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 मिलेगा। लेकिन इस 12 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि कुल मिल कितना रहा है, तो 770 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो 770 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पूछ रहा है आपसे y का, y को हमने माना है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, हम 5 का इसमें गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 0, 7 पचे 35, 3 कैरी हो जाएगा, 7 पचे 35 और 3 38 हो जाएगा। इसमें भाग देना है किससे, तो 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग दे देंगे। तो 12 अगर 24 बार 36, 3 बार चला जाएगा, 3 और 35 हो जाएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा। यानी कि 3 2 अगर हम देखें ऑप्शन में, तो पहले 2 डिजिट जो हैं 3 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 320.83। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8/9 मीटर लंबी एक छड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। यदि एक टुकड़ा 1/3 मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ आसान शब्दों में कि अगर मान लीजिए 5 है, इस 5 को 2 भागों में तोड़ा जा रहा है। अगर पहला भाग अगर 3 है तो दूसरा भाग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, दूसरा भाग आप डायरेक्ट 2 बता देंगे। और 2 आया कैसे, तो आपने 5 में से 3 घटाया तो आपका दूसरा जो टुकड़ा था उसकी लेंथ निकल के आ गई कि 5 में से आपने 3 घटा दिया। उसी तरीके से आप इसको भी करेंगे। जो टोटल है लंबाई छड़ की वो 8/9 है। एक टुकड़े की लंबाई आपको दिया है 1/3, दूसरे की आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो देखिए हर अगर समान होते हैं तो अंश को सीधे सीधे घटा देते हैं। समान करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही ऊपर और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये तो 8/9 पहले से दिया है, माइनस हो जाएगा 3/3 के 9 हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 5/9 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाली एक आयताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय छिद्र काटा जाता है, तो शेष जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपसे क्वेश्चन में दिया क्या है कि पाई का मान 3.14 लेना है। तो हमें पता है कि आयताकार शीट है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू एच होता है।
या L इंटू बी कह सकते हैं। अगर चौड़ाई को अगर b माने या h माने तो आप दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। तो सीधे इनका गुणा करेंगे तो 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और इससे वृत्तीय क्षेत्र जो काटा जाता है, त्रिज्या उसकी दी है आपको 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 3 हो जाएगा। 9 को में 9 और 3 12 हो जाएगा। एक कैरी 9 3 27 और 1 28, यानी 28.26 क्या हो जाएगा, उस वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। टोटल क्षेत्रफल इतना है। आपसे पूछ रहा है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, तो बस क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे 28.26। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ 11 बचा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, यानी 91.74 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि तनवीर इसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि आमिर भी उनके साथ जुड़ जाता है तो तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य के लिए कुल जो उनको पैसा मिल रहा है वो 2400 मिल रहा है, तो पूछ रहा है कि उसमें से आमिर का कितना हिस्सा होगा, ये आपको बताना है। तो पहले हम इनकी इफ़िशेंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए, समीर 6 दिनों में कर रहा है, तनवीर कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तीनों मिलके यानी कि समीर, तनवीर और आमिर, ये तीनों मिलके कितने दिन में कर देना है, तो 3 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, तो 8 3 24 निकल के आ जाएगा। 6 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 8। तो यहाँ से समीर की इफिशियंसी क्या निकल के आ गई, 4 यूनिट, तनवीर की 3, और तीनों की एक साथ क्या है, तो 8 है। तो यहाँ से आमिर की एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगी, इन दोनों की अगर 7 है तो आमिर की क्या हो जाएगी, इस 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 क्या हो जाएगी, आमिर की एफिशिएंसी हो जाएगी। और हमें पता है कि जो भी पैसा मिलता है वो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही पैसा मिलता है। तो टोटल 8 इनकी एफिशिएंसी है, इसमें आमिर को कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और पैसा आपको टोटल मिल कितना आ रहा है, तो 2400। तो बस क्या करेंगे, 2400 से गुणा कर देंगे, भाग करेंगे 24 में 8 का तो 3 बार जाएगा, और 2 जीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी 300 रुपया किसको मिल रहा है, आमिर को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों के माप का जो अनुपात है वो 3:7 है, तो दोनों कोणों में से बड़े कोण का माप कितना होगा। तो देखिए, जो इसके करने का बेसिक तरीका ये है कि संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश के बराबर हो, उसको संपूरक कोण बोलते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो दोनों कोण हैं वो 3 और 7 हैं, तो इन दोनों का योग करेंगे तो 10 होगा। और इस 10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 180 अंश के बराबर है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है बड़े कोण का माप, तो बड़े कोण मतलब 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर 1 का मान 18 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 18 सत्ते 126 होता है। तो 126 अंश क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आप इस तरीके के अलावा एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे बड़े कोण का माप पूछ रहा है, और बड़े कोण का माप की दिया कितना है क्वेश्चन में, तो 7 दिया है, यानी जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। और अगर हम चेक करें तो 7 का मल्टीपल 180 अंश तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों का योग ही 180 अंश है। तो एक कोण 180 अंश हो जाएगा तो दूसरा कोण तो फिर बनेगा ही नहीं, तो ये संभव ही नहीं है। तो 7 से 54 आपका कटेगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 से कट करेंगे तो 144 भी नहीं कटेगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा 126, जो कि 7 से मतलब विभाजित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 126। आप इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल से भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का जो सूची मूल्य है, सूची मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी एमपी जो दिया है वो दिया है आपको 5100 रुपया। और कह रहा है कि उस पर जो एमपी पे 32% की छूट दी जाती है, तो नेट विक्रय जो है वो 1734 तक लाने के लिए ग्राहक को पहले दी गई छूट के बाद कितने % की छूट, अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी, ये आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 5100 उसका मार्क प्राइस है, इस पे 32% की छूट दिया, तो 32% की अगर छूट दे दिया तो बचा कितना, तो 68% बचा। अब 68% बचने के बाद से फिर वो x% की छूट दे रहा है,
ठीक है। तो x% की छूट देने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसमें से 100 में क्या करूँगा, घटा दूंगा। तो x/100, अब ये छूट देने के बाद से वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है, तो ये हो जा रही है 1734 के बराबर हो जा रही है। तो यहाँ से पहले x का मान हम निकाल लेते हैं। देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 से कट कर लेते हैं तो 17 चौको 68 होता है, 17 का में 17, 0 17 दूना के 34 हो जाएगा, 51 दूना के होता है 102 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और 2 से भाग करेंगे 100 में तो 50 बार, यानी यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। आपसे पूछा है कितने % के अतिरिक्त छूट देगा, तो मैंने बताया कि जो भी x का मान आएगा उसको 100 में से माइनस करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ही 100 में से 50 माइनस करेंगे तो जो अतिरिक्त छूट है वो कितने निकल के आ जाएगी, 50% निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ये व्यंजक आपको दिया गया है और पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए अगर इस पूरे वाली वैल्यू को अगर a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी होता है। बस इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड, और प्लस हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस जेड हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, x और x कितने x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे ब्रैकेट में। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, y और y कितने y हो जाएंगे, -2y हो जाएंगे। इसी तरह -2z ये हो जाएगा, दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -4x हो जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, y प्लस जेड हो जाएगा। अब देख लेते हैं ये वाला आंसर किस ऑप्शन में दिया है, तो ये वाला आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीता एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दर पर निवेश करती है, और उसे मिलने वाला जो ब्याज है वो निवेश की गई धनराशि की 1/4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 4 रुपये इन्वेस्ट करती है तो उस पर 1 रुपये का ब्याज मिलता है। आगे कह रहा है कि यदि निवेश की जो समय अवधि है वार्षिक ब्याज की प्रतिशत दर के बराबर है, तो पूछा है कि रीता ने कितने वर्ष के लिए निवेश किया। तो मैं मान लेता हूँ कि टी वर्ष के लिए अगर उसने निवेश किया, तो फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। दर क्या है, टी के बराबर है क्योंकि समय के बराबर है, इंटू समय टी है, ये हमने माना है, और बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से कट करेंगे तो 25 बार जाएगा, यानी टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 25 के। तो यहाँ से टी का मान क्या निकल के आ जाएगा, 25 का रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी टी का मान 5 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 किस्म के सेब क्रमशः 4 प्रति 5 सेब और ₹4 प्रति सेब की दर से खरीदे। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब को बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसे 3 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया, तो पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो पहली वाली जो कंडीशन कह रहा है कि 4 रुपया लग रहा है उसकी जेब से, और उसमें कितना खरीद रहा है, तो 5 सेब खरीदा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 4 रुपया लग रहा है प्रति सेब, और जो सेब लग रहा है कह रहा है कि जो दोनों किस्म के सेब हैं बराबर संख्या में, तो बराबर संख्या में मान लेता हूं कि दूसरा भी 5 ही खरीदा, तो 4 रुपया प्रति है, यानी प्रति का मतलब एक सेब की कीमत अगर 4 है तो 5 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 4 गुणे 5 यानी 20 हो जाएगी। यानी उसके जेब से लग कितना रहा है, तो 20 और प्लस 4 24 रुपया लग रहा है कितने सेब का, तो 5 5 10 सेब का मूल्य उसके जेब से 24 रुपये लग रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो अगर एक सेब 3 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो 10 सेब कितने रुपये में बेचेगा, 30 रुपये में बेचेगा। तो 24 रुपये का खरीदा है, 30 रुपये में बेच रहा है, यानी 6 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, 24 पे। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, और 4 से 100 में भाग करेंगे तो 25% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। जो कि अगर ऑप्शन पे देखें तो किसी भी ऑप्शन में 25% नहीं दिया है, तो इसके ऑप्शन क्या है, आपके गलत है। इसका करेक्ट आंसर 25% होना चाहिए, या होना चाहिए 0.25। अगर 0.25 होता तो भी सही होता,
परसेंट नहीं लगना चाहिए इसके साथ, क्योंकि हमें पता है कि परसेंट जब हटाना होता है तो 100 से भाग करते हैं, और जब परसेंट लगाना होता है तो 100 से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 21, 42, 147 और 105 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14, 35, 140 और 98 प्राप्त होता हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं जब भी कराता हूँ, मैं बता चुका हूँ कि इसको कभी भी आपको बेसिक से नहीं करना होता है। इसको हमेशा क्या करिए, डिविजिबिलिटी रूल से करिए। इससे आपका बहुत कम समय में आप करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसे मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 21 से भाग देने के बाद से शेषफल 14 प्राप्त होता है, तो 21 का फैक्टर क्या है, 7 है। तो 7 से भाग करने पर तो इसे शेषफल में भी भाग करेंगे, तो 14 चूंकि 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, इसका मतलब क्या है कि 7 से भाग करने के बाद से शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी जो भी ऑप्शन होगा उस 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, यानी 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं कि 7 से कौन विभाजित है। तो देखिए 7 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया है कि 3-3 का पेयर बनाते हैं इकाई के स्थान से, उसके बाद से उन दोनों का अंतर निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर जो अंतर आता है वो 7 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी 7 से विभाजित होती है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि इकाई के स्थान का दोगुना करिए और जो शेष संख्या है उससे उस दोगुने को माइनस कर दीजिए, और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है अगर वो 7 से पूर्णतः विभाजित है तो आपकी पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। ये 2 रूल होते हैं 7 से विभाजित होने के लिए। तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम पेयर बनाएंगे तो ये 19 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 19 में से 8 घटाएंगे तो 11, 11 चूंकि 7 से विभाजित नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। तो 816, इसमें से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 808 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 80 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 64 आएगा। 64 60 से विभाजित नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। चौथा चेक कर लेते हैं। तो 34 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो भी आपका 7 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। 813 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 805 हो जाएगा। और अगर इसको चेक कर लें तो 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 एकम में 7 हो जाएगा, 1 10, 7 एकम में 7, 3 35, 7 5 35, बिल्कुल ये 7 से विभाजित है। इसका मतलब यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 10% बचत करता है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर उसकी इनकम, ये इनकम ले लेता हूँ, एक्सपेंडिचर और ये सेविंग है। तो अगर इनकम अगर उसकी 100 मानता हूँ तो 10% बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, 90% खर्च करता होगा। आगे दिया कि यदि उसके मासिक आय में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 30 रुपया बढ़ जाता है। और कह रहा है कि पिछली जो बचत है उससे 20% अधिक बचत अब होती है। तो इस 10 का 20% निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 10 बचा रहा था तो अब 12 बचा रहा है। तो कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो 2 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हो रही है। आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए टोटल जो इनकम में वृद्धि हो रही है वो 30 की हो रही है। सेविंग में अगर 2 की वृद्धि हो रही है तो व्यय में कितने की वृद्धि होगी, तो इस 30 में से 2 घटा देंगे, यानी कि 28 की वृद्धि हो रही है उसके खर्च में। तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो बस क्या करेंगे, 28/90 पे इंटू 100, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 28 में 10 का गुणा करेंगे तो 280 हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 1 10, 9 कम 9, यानी 31 दशमलव समथिंग करके आना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ALP स्टेज 2 का जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था, उसमें जितने शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उसमें क्वांट के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने उस सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेके ये वीडियो बनाई है, जो कि आपके आने वाले NTPC और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।